मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सीए निखिल गांधी। जैसे हमने आरटीपी के वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि सर हम लोग लास्ट 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले, वो भी चैप्टर वाइज। तो चलिए आ जाते हैं आपके पहले चैप्टर पे, विच इज योर एवरेज ड्यू डेट सीक्वेंस। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो एक बार मैं आपको सीक्वेंस दिखा देता हूँ। ये सीक्वेंस हमने डिस्कस किया हुआ था आरटीपी वाले लेक्चर में ही। जैसे सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट होगा, फिर अकाउंट करंट होगा एंड सो ऑन। ये हमने सीक्वेंस कैसे चूज किया है, ये कम टाइम और ज्यादा मार्क्स लेके आने वाले चैप्टर्स है, तो इसलिए हमने इस सीक्वेंस को चूज करके बाबा स्टार्ट करने की कोशिश की गई है। एग्रीड है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं सर। आ जाते हैं एवरेज ड्यू डेट आने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ हमने किस तरीके से करने वाले हैं। जो भी हमने यहाँ पे मटेरियल है, नोट्स है, उन सबका लिंक आपका गूगल ड्राइव का लिंक नीचे आ जाएगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एवरेज ड्यू डेट का भाई साहब कैसे होने वाला है सर। मार्क्स है मई 2018 है, क्वेश्चन 2 बी, क्वेश्चन 6 नवंबर 2018 5 मार्क्स एंड सो ऑन। वैसे आपके पास पेपर वाइज मार्क्स वाइज आपके पास डिटेल्स है। ये स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला वाला पॉइंट तो क्या है भाई साहब, सर एवरेज ड्यू डेट के दिन पे अगर आप पे करते हो तो ना आपको इंटरेस्ट भरने की जरूरत है, ना ही आपको रिबेट मिलेगा। अगर एवरेज ड्यू डेट के बाद अगर आप भरते हो तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने लेट भरा है। अगर आप एवरेज ड्यू डेट के पहले भरते हो तो उस केसेस में आपको कम भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिबेट मिलेगा एक टाइप का। एग्रीड है। ये थोड़ी बहुत चीजें जो हमें मालूम होनी चाहिए। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मेट भी हमें मालूम होना चाहिए। पहले डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, फिर उसमें आप क्या करने वाले हो, क्रेडिट डेज ऐड करने वाले हो, आपका ड्यू डेट आ जाएगा। ड्यू डेट से आप क्या करने वाले हो, बेस डेट आप माइनस करने वाले हो। बेस डेट नॉर्मली वो डेट रहती है जो सबसे अर्लीस्ट डेट रहती है। एग्रीड है। उसके बाद जो भी अपना नंबर आ जाएगा उसको हमें अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट आ जाएगा। हमारा एवरेज ड्यू डेट कैसा निकलेगा, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। एग्रीड है। अगर रिसीवेबल पेबल है तो उस केसेस में क्या करना पड़ेगा, सेम चीज करनी है, सिर्फ आपको रिसीवेबल एंड पेबल को माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिसीवेबल लेस टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेबल डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ रिसीवेबल लेस टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ पेबल। ठीक है। उसके बाद मैं नीचे चला जाता हूँ। मैच्योरिटी के लिए हम कैसे कैलकुलेट करने वाले, टेन्योर में आपको हमेशा ध्यान देना है कि वो मंथ है या वो डेज है, उससे एक चीज का फर्क पड़ जाएगा। और उसके साथ जब हम नीचे आ जाते हैं मैच्योरिटी डेट के टाइम पे, तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड करना मत भूलिएगा आप लोग। और अदर देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो 3 डेज ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ अगर आप देख सकते हो तो सर अगर जिस दिन पे भी मेरा ड्यू डेट है, अगर वो पब्लिक हॉलीडे है या वो नेशनल हॉलीडे है, तो उस केसेस में क्या करना है, उसके एक दिन पहले ले लेना है। अगर वो इमरजेंसी हॉलीडे है तो उसका नेक्स्ट दिन ले लेना है। एग्रीड है। इन छोटी सी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आपके एवरेज ड्यू डेट के फर्स्ट सम पे। Mr. Alok owes Mr. Chirag 650 on 1st January 2018. From January to March, the following further transaction took place between Alok and Chirag. 15th of January, Alok buys goods worth rupees 1200. 10th of February, Alok again buys goods worth rupees 850. 7th of March, Alok received a cash loan of 1500. तो चलिए आगे बढ़ते। Alok pays the whole amount on 31st of March 2018. Together with an interest at the rate 6% per annum. Calculate the interest by average due date method. ठीक है। यहाँ पे आपको मार्क्स दिखे, यहाँ पे आपको ईयर भी लिखा हुआ है, और भाई साहब कौन सा क्वेश्चन है वो भी लिखा हुआ है। चलिए आ जाते हैं, सॉल्व करने पे लग जाते हैं सर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में कोई अपना क्रेडिट पीरियड कुछ नहीं है, तो यही आपका ड्यू डेट हो गया। उसके बाद हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट फ्रॉम बेस डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। यहाँ पे बेस डेट भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। भाई साहब हमारे लिए बेस डेट क्या रहने वाला है। एग्रीड। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट, एंड लास्ट वाला यहाँ पे चीज रहने वाला है आपका प्रोडक्ट। फॉर्मेट बन गया। चलिए लिख लेते हैं, ट्रांजेक्शंस लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये ईयर 2018 के रिलेवेंट है, तो मैं यहाँ पे ईयर 2018 भी लिख लेता हूँ, तो मुझे बार बार ईयर मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1st of January को क्या हुआ था भाई साहब। 1st of January को 850 रुपीज 650 रुपीज आउटस्टैंडिंग था।
एग्रीड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 15th ऑफ जनवरी को 1200 रुपीज था। 15th ऑफ जनवरी को कितना था? 1200 रुपीज था। उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो 10th ऑफ फेब्रुवरी को था, कितना था? 850 रुपीज। एंड लास्ट वाला चीज अगर आप देख सकते हो तो 7th ऑफ मार्च को है, कितना है? 1500। क्योंकि चारों केसेस में भाई साहब ने लिया ही है, कुछ दिया नहीं है, तो पॉजिटिव साइन रहने वाला है सबका। यहाँ पे मैं बेस डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, विच इज माई 1st ऑफ जनवरी। अब मैं लिख लेता हूँ बेस डेट इज 1st ऑफ जनवरी 2018। तो बेस डेट से ये नंबर ऑफ डेज 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 15 माइनस 1 क्योंकि 1st ऑफ जनवरी से गिन रहे हैं ना, 14 डेज हो जाएंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए ये फेब्रुवरी मंथ आ गया है, तो जनवरी में कितने डेज रहते हैं? जनवरी में 31 डेज रहते हैं, -1 डे ऑफ जनवरी क्योंकि वो मैं यूज कर चुका हूँ, और प्लस 10 डेज ऑफ फेब्रुवरी, कितना हो जाता है? 40 डेज। सेम चीज मैं मार्च में यूज करना चाहूंगा। मार्च में यूज करने से पहले आपको एक चीज समझनी है कि ये जो ईयर है आपका, ये क्या ये लीप ईयर है? सर ये लीप ईयर है या नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? डिवाइड बाय 4 करना है। अगर आंसर फ्रैक्शन में आता है तो लीप ईयर नहीं है, अगर आंसर फ्रैक्शन में नहीं आता है तो लीप ईयर है। तो 2018 को अगर मैं डिवाइड बाय 4 करता हूं तो कितना आंसर आ जाता है? 504.5। तो भाई साहब ये लीप ईयर नहीं है, नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर में क्या रहेगा सर? फेब्रुवरी में 29 डेज रहते हैं, 366 डेज रहने वाले नीचे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जनवरी के 31 डेज -1 डेज, फेब्रुवरी के 28 लिखेंगे, 29 नहीं लिखेंगे, एंड मार्च के हो जाएंगे 7 डेज। आ जाता है 65। चलिए इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 0 मल्टीप्लाइड बाय 650 इज 0 ओनली। 14 मल्टीप्लाइड बाय 1200 16,800। 40 मल्टीप्लाइड बाय 850 आता है 34,000, एंड 65 मल्टीप्लाइड बाय 1500 आ जाता है 97,500। इसका टोटल लिख लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए एवरेज ड्यू डेट हम निकाल देते हैं। हमारा एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या है? प्लीज ये फॉर्मूला लिखिएगा एग्जाम में, वरना मार्क्स मिलने का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम रहेगा। बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। एग्रीड है? तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेरा बेस डेट क्या है? 1st ऑफ जनवरी 2018, और यहाँ पे अपना टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो 148,300 है, और ये भाई साहब कितना है? ये है 4,200। इसको मैं यहाँ पे वापस सेम चीज नीचे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो कितना आंसर आता है मेरा? आपका आंसर आता है 35.31। इसको मैं अपवर्ड राउंड ऑफ कर देता हूँ। अपवर्ड मतलब सर नियरेस्ट वाला नहीं, देखो अगर नियरेस्ट रहेगा तो 35 रहेगा, अपवर्ड मतलब मैं 35 पॉइंट समथिंग है ना, तो 36 लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 36 डेज। तो 36 डेज कितना होने वाला है? देखिए जनवरी के 30 डेज, क्योंकि फर्स्ट एक दिन तो मैं यूज कर चुका हूँ, तो जनवरी के अगर मैं 30 डेज माइनस कर देता हूँ तो 6 डेज बच जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 ऑफ फेब 2018। एग्रीड है? तो चलिए अब अभी हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोले कि निखिल कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, और ये भाई साहब कैलकुलेट द इंटरेस्ट बाय एवरेज ड्यू डेट। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट कब से कब तक रहेगा? आपका एवरेज ड्यू डेट क्या है? 6th ऑफ फेब से लेके 31st ऑफ मार्च को, क्योंकि भाई साहब ने कब पे किया? 31st ऑफ मार्च को पे किया है। तो इंटरेस्ट विल बी, अमाउंट कितना है? 4,200 मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट कितना है? अगर आप क्वेश्चन में देखते हो तो वो 6% है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6% मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज कितने होने वाले। नंबर ऑफ डेज कितने होने वाले? देखिए फेब्रुवरी में रहते हैं 28 डेज, 28 माइनस 6, क्योंकि 6 दिन में यूज कर चुका हूँ, और मार्च में रहते हैं 31 डेज। टोटल कितना हो जाएगा? 53 डिवाइडेड बाय 365। कितना आंसर आ जाएगा भाई साहब हमारा? अगर आप देखते हो तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 53 डिवाइडेड बाय 365, आंसर आ जाता है 36.59। सिर्फ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो ये 53 के जगह पे ये 54 होने वाला है। ठीक है, ये 54 होने वाला है सजेस्टेड आंसर्स में, बट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 53 डेज ही आने वाला है। तो प्लीज आप 53 डेज पे ही स्टिक रहिएगा।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। Current purchase goods from Arjun. The average due date for the payment in cash is 10th of August 2018. क्या पढ़ा यार ये तो हमने। यहाँ पे ये लोग बोल रहे कि निखिल करण ने अर्जुन से गुड्स परचेज किए। करण ने अर्जुन से गुड्स परचेज किए। द एवरेज ड्यू डेट फॉर पेमेंट इन कैश इज 10th of August 2018। अरे यार ये क्या हो गया यार। एवरेज ड्यू डेट तो पहले ही दे दी, तो फिर क्या है क्वेश्चन में। एंड द टोटल पेमेंट ड्यू इज 175,800। How much amount should be paid by Karan to Arjun if the total payment is made on the following dates and interest is to be considered at the rate 15% per annum? अगर आप एवरेज ड्यू डेट पे पे करते हो तो, अगर आप उसके बाद पे करते हो या अगर आप उससे पहले पे करते हो तो क्या सिचुएशन है। अगर आपको याद रहेगा तो ये हम पहले से ही डिस्कस कर चुके थे। अगर आप एवरेज ड्यू डेट पे करते हो तो ना इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है, ना ही आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट इज नथिंग बट डिस्काउंट। अगर आप एवरेज ड्यू डेट के बाद पे करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप एवरेज ड्यू डेट के पहले पे करते हो तो आपको रिबेट या फिर डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों सिचुएशन है जो हमें ध्यान में रखनी है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप उस चीज को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय करण टू अर्जुन। इन्होंने क्या बोला कि करण को अर्जुन को कितना अमाउंट पे करना है। बस पुरानी मूवी देख के आए तो इसलिए करण अर्जुन नाम रख दिया है। चलिए, तो यहां पे मैं सिचुएशन 1 लिख लेता हूं। सिचुएशन 1 क्या है, पेड ऑन ड्यू डेट, पेड ऑन एवरेज ड्यू डेट। तो सिचुएशन 1 के केसेस में इंटरेस्ट ऑब्लिक रिबेट कितना होने वाला है, 0 होने वाला है भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपने एवरेज ड्यू डेट पे ही पे किया है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं अमाउंट पेएबल बाय करण टू अर्जुन इज रुपीज कितना है भाई साहब, 175,800 इज रुपीज, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रुपीज 175,800। ठीक है, चलिए मैं सेकंड सिचुएशन पे आ जाता हूँ। सेकंड सिचुएशन क्या बोलते हैं, अगर पेड ऑन 28th of August 2018, पेड ऑन 28th of August 2018। ठीक है, तो उस केसेस में क्या करने वाले हैं हम लोग। इस केसेस में आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटरेस्ट पेएबल इज कितना सर, और ये कब से कब तक रहेगा। देखिए अगर आप 10th of August को अगर आप पे करते थे तो कुछ नहीं रहता था, बट आपने कब पे किया, मैंने 28th of August को पे किया। तो 10th of August से लेके 28th of August तक आपको क्या करना पड़ेगा सर, मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट, चलिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझ लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना है, 175,800 हमारा अमाउंट है, मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट कितना है। अगर आप क्वेश्चन को रीड कर दे तो 15% हमारा इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 15% मल्टीप्लाइड बाय सर नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा। देखिए 28 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 18 डेज, डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है इसलिए 365 हो जाएगा। चलिए मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। दिस मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइड बाय 365, कितना आंसर आ जाता है सर, 1300 आंसर आ जाता है। बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। मेरा फाइनल आंसर क्या है, यहाँ पे वापस लिखूंगा अमाउंट पेएबल बाय करण टू अर्जुन इज रुपीज 175,800 प्लस रुपीज 1,300 विच इक्वल्स टू, अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, चलिए इसका टोटल लिख लेते हैं, विच इज 175,800 प्लस 1,300, कितना आ जाएगा 177,100। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रुपीज 177,100। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं आपके थर्ड वाले सिचुएशन पे फटाफट से। सर काफी इजी चीज है, मस्त कर लेते हैं। पेड ऑन कब है, 29th of July 2018। देखिए जो आपका एवरेज ड्यू डेट था आपने उससे पहले पे किया तो आपको रीबेट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रीबेट रिसीवेबल विल बी, कब से कब तक रीबेट मिलने वाली है, 29th of July 2018 से लेके
10th ऑफ अगस्त 2018 तक। ठीक है, चलिए उसका ही कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई साहब। अमाउंट मैं वापस 175,800 ही लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। परसेंटेज कितना होने वाला है, 15% ही होने वाला है आपका, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज कितने रहने वाले। देखिए जुलाई में रहते हैं 31 डेज, तो जुलाई के 2 दिन, अगस्त के 10 डेज, जुलाई के 2 दिन एंड अगस्त के 10 डेज कितने हो जाएंगे सर, 12 डेज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 365। चलिए कितना आंसर आ जाता है, कितना आंसर आ जाता है वो हम निकाल लेते हैं। दिस मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 365, कितना आंसर आ जाता है 867। तो चलिए अमाउंट पेएबल कितना रहेगा, अमाउंट पेएबल बाय करण टू अर्जुन इज रुपीज, प्लीज आप इस रुपीज पे ध्यान दीजिएगा, 175,800 माइनस रुपीज 867 which should be, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 175,800 लेस 867, कितना आ जाता है सर 174,933 रुपीज, 174,933। ये हमारा फाइनल आंसर है। प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है वो पक्का आंसर करना है। हम यहाँ पे 867 लिख के छोड़ नहीं देने वाले हैं। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, निखिल, टू ट्रेडर्स योगेश एंड यूसुफ बाइज गुड्स फ्रॉम वन अनदर ईच allowing another 1 month का क्रेडिट, एट द एंड ऑफ 3 months द अकाउंट रेंडर्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे 18th ऑफ अप्रैल है, ये 15th ऑफ मार्च नहीं है। अगर आप सजेस्टेड आंसर्स देखेंगे तो सजेस्टेड आंसर्स में इनको ये 15th ऑफ मई बोलते हैं, बट जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो 15th ऑफ मार्च है, जब आप उनके रिलेटेड उसके ही आंसर्स देखेंगे तो 15th ऑफ मई। तो भाई सब अपन 15th ऑफ मई लिख रहे हैं कैलकुलेशन पर से। तो सर यहाँ पे क्या है, टू ट्रेडर्स योगेश एंड यूसुफ बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर ईच अलाउइंग द अदर 1 month का क्रेडिट, एट द एंड ऑफ 3 months द अकाउंट रेंडर्स आर एज फॉलोज, गुड्स सोल्ड बाय योगेश टू यूसुफ एंड गुड्स सोल्ड बाय यूसुफ टू योगेश। भाई साहब आपको क्या करना है कि सर आपको ऐसा डेट निकालना है जिस दिन पे ना योगेश को पे करने की जरूरत पड़े इंटरेस्ट, ना रिबेट, ना यूसुफ को, विच इज नथिंग बट योर एवरेज ड्यू डेट। तो सबसे पहले हम योगेश का कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर यूसुफ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चीजें लिख लेता हूँ। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है भाई साहब आपका, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, उसके बाद मैं लिख लेता हूं कि भाई साहब आपका ड्यू डेट क्या है, हमारा ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट कैसे होने वाला है, क्योंकि ये दोनों 1 month का क्रेडिट देते हैं, तो उसके बाद जो भी आपका डेट लिखोगे उसके बाद आपको ड्यू डेट लिखना पड़ेगा। ड्यू डेट के बाद आ जाएगा सर नॉर्मल सा चीज, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा भाई साहब आपका अमाउंट, एंड उसके बाद भाई साहब आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब चीजें आपकी आने वाली है। चलिए क्वेश्चन को एक बार वापस रीड कर लेते। क्वेश्चन में भाई साहब और कुछ है क्या, नहीं सर और कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैं एक चीज और लिख लेता हूं कि भाई साहब ये किसका है, योगेश ने किसको सेल किया, यूसुफ को। तो ये हम पहले तो योगेश जो यूसुफ को सेल करता है तो क्या ट्रांजेक्शन करने वाले, तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले 18th ऑफ अप्रैल है, फिर भाई साहब 15th ऑफ मई है, फिर भाई साहब 16th ऑफ जून है। ठीक है, अमाउंट कितना है मैं वो भी लिख लेता हूँ, 12, 14, 16, तो 12,000, 14,000, 16,000। ठीक है, चलिए इनका ड्यू डेट क्या रहेगा, अगर आप देखते हो ईच अलाउइंग द अनदर 1 month का क्रेडिट, तो सिर्फ अप्रैल की जगह पे मई लिखना है, मई की जगह पे जून लिखना है, जून की जगह पे जुलाई लिखना है, बाकी सब चीजें सेम है। तो यहाँ पे 18th ऑफ अप्रैल के जगह पे मैं मई लिखूंगा, 15th ऑफ मई के जगह पे मैं जून लिखूंगा, 16th ऑफ जून के जगह पे मैं भाई साहब जुलाई लिखूंगा, बस खत्म। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो हमारा ड्यू डेट क्या रहने वाला है, 18th ऑफ मई रहने वाला है। अगर मैं इन दोनों में भी 1 month प्लस करता हूँ तो 23rd ऑफ मई रहेगा, 24th ऑफ मई रहेगा।
तो सबसे छोटा दिन कौन सा सर? 18th है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेस डेट इज भाई साहब 18th ऑफ मई। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेते हैं सर। 18th ऑफ मई से 18th ऑफ मई 0 हो जाएगा। अभी 18th ऑफ मई से 15th ऑफ जुलाई, मई में कितने डेज रहते हैं? 31 माइनस 18 प्लस 15। वैसे ही मैं आ जाता हूँ जून के बाद जुलाई पे। सर मई में 31 डेज रहते हैं, 31 माइनस 18 मई के, जून के भाई साहब पूरे के पूरे 30 डेज एंड जुलाई के 16 डेज, आ गया मेरा 59 डेज। ठीक है, चलिए इनका टोटल लिख लेते हैं एंड भाई साहब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 इज 0, 28 मल्टीप्लाइड बाय 14 इज 3,92,000, 59 मल्टीप्लाइड बाय 16,000 इज 9,44,000। तीनों का टोटल कर लेते हैं तो 11 लाख ये 13,36,000 आ जाता है। अभी दूसरा हम लिख लेते हैं, यूसुफ ने जब योगेश को सेल किया है तो भाई साहब क्या रहेगा? उसमें भी आपका ये जो फॉर्मेट है वो सेम ही रहने वाला है। बेस डेट हम सेम ही कंसिडर करने वाले हैं, बेस डेट में हम चेंज करने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई साहब, हमने 23rd ऑफ अप्रैल एंड 24th ऑफ अप्रैल को सेल किया है। तो 23rd ऑफ अप्रैल, 24th ऑफ अप्रैल को भाई साहब हमने सेल किया है। कितना अमाउंट है अगर आप देखते हो तो 10,600 है और एक है 10,000। ठीक है, चलिए ड्यू डेट लिख लेते हैं, प्लस वन मंथ करना है तो 23rd ऑफ अप्रैल के जगह पे 23rd ऑफ मई लिखेंगे, 24th ऑफ अप्रैल के जगह पे 24th ऑफ मई लिखेंगे। बेस डेट आपका 18th ऑफ मई है तो यहाँ पे 23 माइनस 18, यहाँ पे भाई साहब 24 माइनस 18, 5 एंड 6 आ जाता है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से एंड 6 से, टोटल निकाल लेते हैं भाई साहब कितना टोटल हमारा है आ रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सर आपका एवरेज ड्यू डेट क्या रहेगा। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू बेस डेट प्लस, प्लस क्या रहने वाला प्लीज अब इस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिसीवेबल लेस पेएबल, रिसीवेबल लेस पेएबल। सेम चीज आपको नीचे लिखनी है, टोटल ऑफ सम, टोटल ऑफ अमाउंट किसका? ऑफ रिसीवेबल लेस पेएबल। ठीक है, चलिए हमारा बेस डेट क्या है अगर आप देखते हो तो हमारा बेस डेट है 18th ऑफ मई। ऐसा हमारा टोटल क्या है अगर आप देखते हो यहाँ पे मेरा टोटल होने वाला है 13,36,000 लेस 1,13,000 डिवाइडेड बाय 42,000 लेस 20,600। ठीक है, चलिए हमारा कितना आ जाता है सर, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। 1,336 लेस 113 और यहाँ पे आ जाएगा 42,000 लेस 20,600। तो हमारे नंबर ऑफ डेज कितने आते हैं? थोड़ा बड़ा नंबर आएगा बट अभी क्या कर सकते हैं। चलिए दिस डिवाइडेड बाय दिस कम्स टू सर 57.15, जिसको मैं वापस अपवर्ड राउंडिंग ऑफ करूंगा जिसको मैं 58 लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए 58 डेज यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। देखिए 58 डेज कैसे हम प्लस करने वाले हैं आप ये देख सकते हो, अराउंड 2 मंथ्स का रहने वाला है। तो मई में रहता है 31 माइनस 18, मई के कितने दिन रह गए? 13 डेज। मई के बाद भाई साहब आ जाता है जून, जून के रह गए 30 डेज। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ कितना हो जाता है सर? 43। 58 में से अगर आप 43 माइनस करते हो कितना आ जाएगा सर? 15th ऑफ जून, 15th ऑफ, चलिए मई था ये जून था, 15th ऑफ जुलाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15th ऑफ जुलाई आ जाएगा आपका एवरेज ड्यू डेट। ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा सर? ये आपका हो जाएगा एवरेज ड्यू डेट। जब आप ये सजेस्टेड आंसर्स खोल के देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी ऐड किया है जो नॉर्मली कभी भी नहीं किया जाता है अनलेस अदरवाइज वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो इन्होंने 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड किया जो हमने नहीं किया।
क्योंकि ग्रेस पीरियड सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ही हम ऐड करते हैं भाई साहब। चलिए अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार हम रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग अमाउंट आर ड्यू टू मिस्टर एक्स बाय मिस्टर वाई। वाई wants एक्स टू पे ऑन 10th of July 2019 इंटरेस्ट at the rate of 10% is taken into consideration। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर 1st of January को इतना है, 26th of Jan, 23rd of March एंड 18th of August। तो चलिए इस चीज को टैकल कर लेते हैं, इस चीज पे आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ड्यू डेट क्या है हमारी, क्योंकि यहाँ पे रिपब्लिक डे एंड संडे आ रहा है तो मैं रिवाइज ड्यू डेट लिख लेता हूँ। यहाँ पे भाई साहब रहेगा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट फ्रॉम बेस डेट। यहाँ पे भाई साहब रहने वाला है अमाउंट, यहाँ पे भाई साहब रहने वाला है प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10th of January, 26th of January, यहाँ पे है 23rd of March, यहाँ पे 18th of August। देखिए 10th of January एंड 23rd of March में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मैं एज इट इज वैसे ही लिख लेता हूँ। इन्होंने क्या बोला, 26th of January को रिपब्लिक डे था जो हमारा पब्लिक हॉलीडे है, तो भाई साहब हमें एक दिन पहले का लेना पड़ेगा, विच इज 25th of January। 18th of August को भी संडे था जो हमारे लिए पब्लिक हॉलीडे है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 17th of August हमें लेना पड़ेगा। बेस डेट क्वेश्चन में बोला हुआ है डिटरमाइन द एवरेज ड्यू डेट एंड द अमाउंट टू बी पेड ऑन 10th of July 2019 assuming 10th of January as the base date। तो हमारा बेस डेट क्या रहने वाला है, 10th of January 2019। 10th of January लिख लेता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट विल बी 0, यहाँ पे रहेगा 25 - 10, यहाँ पे रहेगा 31 डेज रहते हैं जनवरी में, -10 डेज ऑफ जनवरी, 28 डेज ऑफ फेब्रुवरी एंड 23 डेज ऑफ मार्च। यहाँ पे रहने वाला है अगस्त। तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, जनवरी के कितने दिन रहते हैं, 31 - 10, फेब्रुवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 एंड अगस्त के 70। यहाँ पे मैं अमाउंट लिख लेता हूँ विच इज 750, 1200, 3300, 4100। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से, इसका टोटल एंड इसका टोटल मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एवरेज ड्यू डेट इज, बेस डेट हमारा क्या है, प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है, मेरा बेस डेट है 10th of January। ईयर भाई साहब कौन सा है, ईयर 2019 है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2019 प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, डिवाइडेड बाय 9350। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई साहब हमारा आंसर कितना आने वाला है। दिस डिवाइडेड बाय दिस, मेरा आंसर आ जाता है 123.37। मुझे अपवर्ड राउंड ऑफ करना पड़ेगा, अपवर्ड मतलब 123 पॉइंट समथिंग है तो 124 हम डायरेक्टली लिख लेंगे। कितना आ जाएगा, चलिए ये कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 124 मीन्स अराउंड 4 मंथ्स, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कोई डेट आने वाली है आपको। जनवरी की कितने दिन रहने वाले हैं हम लोग, देखिए जनवरी में 31 डेज रहते हैं, 10 डेज मैं पहले से ले चुका हूँ, फरवरी के 28 डेज, मार्च के 31 डेज, अप्रैल के 30 डेज। इन सब का टोटल कर लेते हैं, इन सब का भाई साहब टोटल कितना आ रहा है, इन सब का अगर आप देखते हो तो टोटल आ रहा है 110। तो 124 में से 110 माइनस करूंगा तो 14th of May आ रहा है मेरा एवरेज ड्यू डेट। 14th of May क्या आ रहा है सर आपका एवरेज ड्यू डेट, 14th of May 2019 इज माय एवरेज ड्यू डेट। चलिए सर आगे बढ़ लेते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला कि निकल इंटरेस्ट कितना है और भाई साहब हमें पे कितना करना है, ये दोनों कैलकुलेट करके बताइए। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। इंटरेस्ट पेएबल इज कब से कब तक रहने वाला है, देखिए 14th of May को अगर आपने पे किया रहता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता था, बट मैंने कब पे किया है, 10th of July को। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10th of July 2019। ठीक है, कितना अमाउंट आ जाता है आप यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अमाउंट इज मेरा 9350 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है
9% है सर, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज कितना होने वाला है। देखिए मई में 31 डेज रहता है -14, मई के बाद आता है जून के 30 डेज प्लस जुलाई के 10 डेज डिवाइडेड बाय 365 कितना आ जाएगा। अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूं तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 57 डिवाइडेड बाय 365 आ जाता है 131.41। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं अमाउंट पेएबल विल बी कितना सर, देखिए ₹9350 प्लस ₹131 विच शुड बी 9350 plus 131 which comes to 9481 भाई साहब। ठीक है सर, चलिए यहाँ पे हमारा पूरा जो भी हमारा सजेस्टेड आंसर्स थे, क्वेश्चन एंड आंसर्स थे रिलेटिंग टू एवरेज ड्यू डेट, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ। सिर्फ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा एंड उसके बाद हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 का जब आप सजेस्टेड आंसर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था सर 15 मार्च, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 अप्रैल। बट जब आप उनके आंसर्स देखेंगे तो यहाँ पे 15 मई लिखा हुआ है और यहाँ पे भाई साहब 24 अप्रैल नहीं, यहाँ पे 24 मई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की हुई है। तो उस एक चीज को आप समझ लीजिएगा, जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने क्वेश्चन क्या देख के सॉल्व किया है सर, मैंने यहाँ पे 24 अप्रैल देख के ही सॉल्व किया हुआ है, इसलिए हमारा एंड उनका आंसर सेम नहीं होने वाला। और दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो भाई साहब उन्होंने ग्रेस पीरियड नहीं कंसिडर किया था, जो हम ग्रेस पीरियड उन्होंने कंसिडर किया था जो हमने नहीं कंसिडर किया है। सिवाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस पीरियड कंसिडर किया जाता है, बाकी किसी में ग्रेस पीरियड कंसिडर नहीं किया जाता है। प्लीज आप इस एक चीज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो पे आ जाते हैं आपके अकाउंट करंट के साथ। चलिए बाय बाय।